नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो आने वाले यूपी पीसीएस और आरओआरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं? पहला है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, दूसरा है कोरियालिस बल की अनुपस्थिति, तीसरा है कमजोर निम्न दाब क्षेत्र और चौथा है समुद्री तल पर ऊपरी अभिसरण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक, दो और चार और ऑप्शन डी है केवल दो, तीन और चार। वृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, अधिक तापमान की स्थिति में वायुदाब के उत्थान के कारण निम्न दाब विकसित होता है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हेतु आवश्यक होता है। तो इस प्रकार इसमें पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा। ओके, कोरियालिस बल की अनुपस्थिति नहीं बल्कि कोरियालिस बल की उपस्थिति से उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें एक और तीन सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा निर्मित निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन ए गुम्फित नदी, ऑप्शन बी है चाप झील, ऑप्शन सी है जलोढ़ पंख और ऑप्शन डी है महाखंड। नदियां अपने उद्गम स्थल से मुहाने तक अपरदन और निक्षेपण का कार्य करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई स्थलाकृतियां का निर्माण होता है। ओके, अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां और निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां जो है वो वी आकार घाटी, महाखंडन गाज, जलप्रपात एवं प्रक्षिका, ये अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों में जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा और गुम्फित नदी और समप्राया मैदान, ये सभी निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो इस प्रकार इसमें जो चाप झील है वो निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, गुम्फित नदी, जलोढ़ पंख, महाखंड, ये सभी निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल के निम्नलिखित संस्तरों को उच्च से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है बहिर्मंडल, पांचवा है आयन मंडल। ऑप्शन है एक, दो, तीन, पाँच, चार। ऑप्शन बी है एक, तीन, दो, पाँच, चार। ऑप्शन सी है एक, तीन, चार, दो, पाँच। ऑप्शन डी है तीन, एक, दो, चार, पाँच। तो वायुमंडल को पांच भागों में बांटा गया है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल आता है, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो इस प्रकार एक, तीन, दो, पांच इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? ऑप्शन ए है हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन बी है अगुलहास धारा, ऑप्शन सी है बेंगुला धारा और ऑप्शन डी है फाकलैंड धारा। महासागरीय जलधारा महासागर में जल की क्षैतिज प्रवाह है जो निश्चित मार्ग व दिशा में नियमित रूप से प्रभावित होती हैं। ये धाराएं महासागर के गुरुत्वाकर्षण, जल और वायु के घनत्व के कारण उत्पन्न होती हैं। ओके, प्रशांत महासागर में जो जलधाराएं हैं वो उत्तरी विषुवतीय जलधाराएं हैं, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, ओयासियो या क्यूराइल की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो इस प्रकार इसमें जो ए है वो प्रशांत महासागर से संबंधित जलधारा है, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष स्रोत में सम्मिलित है? पहला है भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार, तीसरा है उत्खनन से प्राप्त चट्टाने और चौथा है उल्कापिंड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो, तीन और चार और ऑप्शन डी है केवल एक, दो और चार। पृथ्वी का आंतरिक भाग आरंभ से ही मनुष्य के लिए दिलचस्प का विषय है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने वाले स्रोत को दो भागों में विवर्गीकृत किया गया है।
प्रत्यक्ष स्रोत में खनन क्रियाओं से प्राप्त चट्टानों और ज्वालामुखी उद्गार को शामिल किया गया, जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र तथा भूकंप संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें ज्वालामुखी उद्गार और खनन से प्राप्त चट्टानें ये जो है वो प्रत्यक्ष स्रोत है। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उल्कापिंड और भूकंप जो है वो अप्रत्यक्ष स्रोत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है खनिज और सूची 2 में है भंडार स्थल। लौह अयस्क का भंडार स्थल जो है वो पिरेनीज है। ओके, तो ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, तांबा का भंडार स्थल जो है वो सैडबरी है, तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, कोयला का भंडार स्थल जो है वो डोनेट्स बेसिन है, कोयला का डोनेट बेसिन है, तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। बॉक्साइट का जो भंडार स्थल है वो आर्कसंस है, तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 2 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह स्थान जहां से ऊर्जा मुक्त होती है अधिकेंद्र कहलाता है। और दूसरा कथन है, भूतल पर स्थित वह बिंदु जो अधिकेंद्र के समीप होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। पृथ्वी के गर्भ में वह स्थान जहां से ऊर्जा मुक्त होती है भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है। इसे अवकेंद्र का भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, इसे अभिकेंद्र अधिकेंद्र नहीं बल्कि अवकेंद्र कहते हैं। ओके, उद्गम केंद्र से मुक्त ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। पृथ्वी सतह पर वह बिंदु जहां से तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं अधिकेंद्र कहलाती हैं या उद्गम केंद्र के समीपतम होती हैं। तो इस प्रकार इसमें कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें ना तो एक और ना ही दोनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णिमा को वृहद ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। प्रत्येक चंद्रमास के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन महीने का सबसे कम ऊंचाई वाला ज्वार आता है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। इस दिशा में ज्वार की ऊंचाई समानता ज्वार से 20% कम पाई जाती है तथा ज्वार और भाटे के जल की ऊंचाई का अंतर बहुत कम होता है। इस कारण सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की सापेक्षिक लंबकोणिक स्थितियां हैं, जिससे चंद्रमा एवं सूर्य दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन वृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। जी बिल्कुल, ये सही है। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है? पहला है महासागरीय धाराएं, दूसरा है स्थल एवं जल का असमान वितरण, तीसरा है सनातनी पौने, और चौथा है अक्षांश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो, तीन और चार, और ऑप्शन डी है एक, दो, तीन और चार। सागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो सूर्य ताप की मात्रा या अक्षांशीय स्थिति, जल एवं स्थान का असमान वितरण, प्रचलित पौने या सनातनी पौने, वायु दाब का प्रभाव, महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव, और मेघाच्छादन का प्रभाव। तो इस प्रकार इसमें चारों जो है वो तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गहराई बढ़ने के साथ लवणता में वृद्धि होती है। दूसरा कथन है, वाष्पन की दर लवणता की मात्रा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो वाष्पीकरण और लवणता में सीधा संबंध होता है, अर्थात वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने पर लवणता में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, वाष्पीकरण की दर में अगर वृद्धि हो रही तो लवणता की दर में भी वृद्धि होगी। ओके, महासागरों में गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है। समानता महासागरों में गहराई की ओर बढ़ने पर लवणता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर किया गया था? ऑप्शन ए है जीवी मौलांकर समिति, ऑप्शन बी है कृष्ण मेनन समिति, ऑप्शन सी है जीएस पाठक समिति और ऑप्शन डी है केटी सेठ समिति। सार्वजनिक उद्यम या उपक्रम समिति एक अस्थायी वित्तीय समिति है। इस समिति को वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। ओके, सार्वजनिक उद्यम समिति में मूल रूप से 15 सदस्य थे। जब सार्वजनिक उद्यम समिति बना था तो उसमें कुल मूल रूप से 15 थे। ओके, अब लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई है। ओके, 1974 में इनके सदस्य बढ़ाकर 22 कर दी गई है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सार्वजनिक उद्यम समिति की सिफारिश जो की थी वो कृष्ण मेनन समिति ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है सांसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देना, दूसरा है धन विधेयक में संशोधन को प्रस्तावित करना, तीसरा है राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की घोषणा को स्वीकृति देना और चौथा है उपराष्ट्रपति को पदाच्युत करने का संकल्प पारित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। ओके, और राज्यसभा के शक्तियों के संदर्भ में जो कथन है वो है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देना, धन विधेयक में संशोधन प्रस्ताव करना और उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प पारित करना। यह राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में है। ओके, तो इस प्रकार 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की घोषणा को स्वीकार देना ये राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 114। धन विधेयक जो है वो संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों की 4 श्रेणियों में एक है। इसका संबंध वित्तीय विषयों जैसे करारोपण, लोक व्यय आदि से होता है। संविधान का अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उपबंध कराता है। इसके अनुसार विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात इसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा द्वारा 14 दिन की अवधि में सिफारिश सहित लोकसभा को वापस भेजा जाता है। लोकसभा को उन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। दोनों ही स्थितियों में विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके, धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उपबंध अनुच्छेद 109 में कहा किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य है? पहला सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण और दूसरा है स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, तीसरा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण और चौथा है दुर्लभ वर्ग के शिक्षक एवं अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि। तो इसमें भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य में जो है वो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, ये दोनों जो है वो मौलिक कर्तव्य में है। ओके, तो इस प्रकार 1 और 2 सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें 1 और 2 राइट इज द आंसर है, तो ए इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद और उपबंध। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि और अनुच्छेद 139 उच्चतम न्यायालय की पुनर्लोकन की शक्ति। उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। अनुच्छेद 129 में उपबंध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ओके, तो इस प्रकार जो 1 है वो सही सुमेलित है। ओके, और अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के संबंध में उपबंध किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही है। ओके, और अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति, जबकि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 138 में किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। ओके, अनुच्छेद 139 यह उच्चतम न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
तथा अनुच्छेद 137 जो है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश के पुनर्वलोकन से संबंधित है। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, ये अनुच्छेद 137 में कहा गया है और ये अनुच्छेद 138 में यह प्रावधान दिया गया है। ओके, तो इसमें एक और दो सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन बी है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, ऑप्शन सी है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी और ऑप्शन डी है आय की असमानता को कम करना। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो इस प्रकार ये सही है इसमें। ओके, पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ओके, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ओके, आय की असमानता को कम करने से संबंधित प्रावधान जो है वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में यह प्रावधान पहले से ही है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह विधायिका की किसी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है। दूसरा है बेरूवारीवाद में न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना। तीसरा है गोलकनाथवाद में उद्देशिका को संशोधन योग्य माना गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। संविधान को आधार प्रदान करने वाले मौलिक मूल्यों और आदर्शों का उल्लेख उद्देशिका में किया गया है। उद्देशिका ना तो किसी शक्ति का स्रोत है और ना ही उसको किसी प्रकार से सीमित करती है, अर्थात यह विधायिका की किसी भी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, सर्वप्रथम वेरूबारी संघ मामला 1960 में यह मुद्दा सामने आया कि उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं। इस पर न्यायालय ने स्वीकार किया कि उद्देशिका निश्चित ही संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। अस्पष्ट शब्दों के आशय को समझने के लिए इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु फिर भी उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। वेरूवारीवाद में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना था। ओके, उच्चतम न्यायालय ने। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला जो है वो उद्देशिका से संबंधित न होकर यह मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के सामंजस्य में है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा, यह उद्देशिका से संबंधित नहीं है गोलकनाथवाद। ओके, तो इस प्रकार 1 और 2 दोनों सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है? पहला है नागरिकता संबंधित उपबंध, दूसरा है राष्ट्र का निर्वाचन, तीसरा है राज्य विधान परिषद का गठन, चौथा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। नागरिकता संबंधित उपबंध तथा विधान परिषद का गठन और उन्मूलन संबंधित प्रावधान में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें 1 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें 1 और 3 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी है GV के राव समिति, ऑप्शन सी है LM सिंघवी समिति और ऑप्शन डी है अशोक रामचंद्र समिति। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थान प्रदान किया गया। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा जो है वो LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर प्रदान किया गया था 1986 में। ओके, 1986 में। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संविधान संशोधन उपबंध। 21वां संविधान संशोधन मणिपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल। ऑप्शन बी है 24वां संविधान संशोधन संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति प्राप्त। ऑप्शन सी है 17वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य शामिल और ऑप्शन डी है 97वां संविधान संशोधन संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया और इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था, न कि मणिपुरी भाषा को। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 1 है ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है।
तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ओके, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी कम करने के मामले में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में गरीबी कम करने के मामले में शीर्ष पर रहा है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले निम्नलिखित मौद्रिक उपकरणों में से कौन सा परिमाणात्मक उपकरणों में शामिल है? ऑप्शन पहला है नगद कोष अनुपात, दूसरा बैंक दर, तीसरा है नैतिक दबाव और चौथा है खुले बाजार की प्रक्रिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मौद्रिक उपकरणों को परिमाणात्मक और गुणात्मक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिमाणात्मक उपकरणों में बैंक दर, नगद कोष अनुपात और खुले बाजार की प्रक्रिया शामिल है। तो इस प्रकार इसमें पहला, दूसरा और चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर हो, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए सामर्थ्य अभियान का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है दिव्यांग छात्रों को तो सुविधाजनक उपकरण प्रदान करना, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है महिलाओं का कौशल विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और ऑप्शन डी है अनुसूचित जनजातियों को मुख्य धारा में शामिल करना। वर्ष 2023 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समर्थन अभियान आरंभ किया गया है, जिसकी अवधि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है वो 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका उद्देश्य जो है समर्थन अभियान का वो ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया? ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है आगरा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सम्मेलनों में शामिल है। इसका आयोजन जो है वो 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई थी। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती? ऑप्शन है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ऑप्शन बी है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ऑप्शन सी है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट और ऑप्शन डी है वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट। जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट जो है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? बेरोजगारी कारण, पहला है चक्रीय आर्थिक उतार चढ़ाव, दूसरा है घर्षणात्मक रोजगार छोड़ने और प्राप्त करने के मध्य अंतराल, संरचनात्मक कौशल असमानता, शास्त्रीय उच्च वेतन मान। जो चक्रीय बेरोजगारी का कारण है वो आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही सुमेलित है। ओके, घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण जो है वो रोजगार छोड़ने और प्राप्त करने के मध्य अंतराल को कहा जाता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो कौशल असमानता के कारण होता है। तो इस प्रकार तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। ओके, शास्त्रीय बेरोजगारी उच्च वेतन मान के कारण होता है। ओके, तो इस प्रकार चौथा भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2, 3 और 4 सही, चारों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक तरलता अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे वाणिज्यिक बैंक द्वारा नगद, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। दूसरा कथन है इसकी अधिकतम सीमा 40% निर्धारित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी ना तो 1 और ना ही 2। वैधानिक तरलता अनुपात जमा का वह न्यूनतम हिस्सा है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास बनाए रखना होता है। यह वह आरक्षित आवश्यक है जिसे ग्राहकों को ऋण देने से पूर्व बैंकों द्वारा रखने की अपेक्षा की जाती है।
वाणिज्यिक बैंक इसे नकद, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकते हैं। इसे रिजर्व बैंक के पास नहीं रखा जाता बल्कि वाणिज्यिक बैंक के पास रखा जाता है। तो इस प्रकार जो कथन दो सॉरी एक है वो गलत हो जाएगा। ये वाणिज्यिक बैंकों के पास रखा जाता है, ना कि रिजर्व बैंक के पास। ओके, और इसकी अधिकतम सीमा जो है वो 40% निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वक्र द्वारा प्रजनन तथा आर्थिक विकास के मध्य संबंध को प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन है बेकर वक्र, ऑप्शन बी है थॉम्सन वक्र, ऑप्शन सी है लाइफर वक्र और ऑप्शन डी है क्रूजनेट वक्र। बेकर वक्र के द्वारा प्रजनन तथा आर्थिक विकास के मध्य संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा शहरी गरीबी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए एनसी सक्सेना समिति, ऑप्शन बी है अभिजीत सेन समिति, ऑप्शन सी है अर्जुन गुप्ता समिति और ऑप्शन डी है हासिम समिति। योजना आयोग द्वारा शहरी गरीबी के आकलन के लिए हासिम समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम को महारत्न प्रमाणन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन मानदंड को पूर्ण करना आवश्यक है? पहला है उद्यम न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। दूसरा है पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। और तीसरा है पिछले 3 वर्षों के दौरान कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 1,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3 और ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कुछ निश्चित मानदंड पूरा करने पर मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न का दर्जा दिया जाता है। महारत्न व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। ओके, पहला नवरत्न का दर्जा हो, दूसरा सेबी नियमों के साथ न्यूनतम आधारित सार्वजनिक शेयरधारता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, तीसरा है पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार जो है वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, और चौथा है पिछले 3 वर्षों के दौरान कर के बाद औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है वो 5,000 करोड़ रुपया हो, ना कि 1,000। तो इस प्रकार इसमें जो तीसरा कथन है वो गलत हो जाएगा और ये दोनों जो है 1 और 2 वो सही है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दूसरा है इन तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। और तीसरा है 20 किलो हर्ट्ज के अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पार्श्व ध्वनि कहा जाता है। जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है बल्कि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और इन तरंगों का माध्यम के कण जो है वो विस्थापन के संचरण की दिशा के समानांतर होते हैं, ना कि लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पार्श्व ध्वनि या पराध्वनि कहा जाता है। तो इस प्रकार जो तीसरा कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 3 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में लोहे के साथ निम्नलिखित में से किनका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर एवं जिंक, ऑप्शन बी है निकेल एवं क्रोमियम, ऑप्शन सी है सिलिकॉन एवं कॉपर और ऑप्शन डी है निकेल एंड एल्यूमिनियम। लोहे के साथ निकल तथा क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होती है जो कि काफी कठोर होती है। ओके, तथा इसमें जंग नहीं लगता। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील का निर्माण जो है वो लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम को मिलाने पर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन एक जो है वो चांदी की वस्तुएं कुछ दिन वायु में छोड़ने पर काली पड़ जाती हैं। कारण में कहा जा रहा है कि चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फर डाई का निर्माण करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फर डाई की परत बनाती है जिसके कारण चांदी की वस्तुओं को कुछ दिन खुले वायु में छोड़ने पर काली हो जाती हैं। तो इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उपकरण उपयोग। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, वायु के घनत्व का मापन। ऑप्शन बी है क्रोनोमीटर, पानी के जहाज में समय का मापन। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का जांच। और ऑप्शन डी स्पिग्मो मैनोमीटर, धमनियों में रुधिर दाब का मापन। एनीमोमीटर जो है वो मौसम विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो मौसम के पैटर्न का अध्ययन करने में सहायक होता है। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति एवं दाब को मापने के लिए किया जाता है, ना कि वायु के घनत्व को। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ठोस में ऊष्मा प्रायः चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। दूसरा कथन है द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। और तीसरा है गैस में ऊष्मा के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता जो नहीं होती वो विकिरण में नहीं होती है, ना कि गैस में। तो इस प्रकार जो तीसरा कथन है वो गलत हो जाएगा। और ठोस में ऊष्मा प्रायः चालन द्वारा स्थानांतरित होता है, जी ये सही है। और द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो संवहन द्वारा होता है, तो ये दूसरा भी कथन जो है वो सही है। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है अम्ल और सूची 2 में है स्रोत। फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल। लाल चींटियां, खट्टे फल, गेहूं, दूध। फार्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटियों में के शरीर में पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, तो इस प्रकार बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाया जाता है, 3 का सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और ग्लूटेमिक अम्ल जो है वो गेहूं में पाया जाता है, तो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। 1, 2, 4, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 1, 2, 4, 3 बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है? ऑप्शन है रेयान, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है एक्रिलिक, और ऑप्शन डी है एस्पार्टम। जो एस्पार्टम है वो कृत्रिम रेशा नहीं है। ओके, रेयान, नायलॉन और एक्रिलिक जो है वो कृत्रिम रेशे हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए जब अम्ल किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन बी है जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन सी है क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। और ऑप्शन डी है जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। जो क्षारीय विलयन है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ना कि कम होता है। तो इस प्रकार जो सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है अमोनिया के उत्पादन में, ऑप्शन बी है उच्च ताप मापने वाले तापमापी में, ऑप्शन सी है कृत्रिम गर्भाधान में, वीर्य के संरक्षण में, और ऑप्शन डी है चर्म रोग के औषधि निर्माण में। चर्म रोगों के औषधि निर्माण में नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और सब में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में क्षारक और सूची 2 में उपयोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो अमोनिया उत्पादन में किया जाता है, तो इस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो खिड़की के कांच साफ करने का मार्जक है, तो इस प्रकार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो साबुन विनिर्माण से संबंधित है। ओके, तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो चेरक या एंटासिड के रूप में किया जाता है, तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, तो इसमें 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 1, 3, 2, 4 क्या कहाँ है? 1, 3, 2, 4, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्य में बेरोजगारी दर 4.2% है। दूसरा है स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में देश को बेस्ट परफॉर्मेंस की श्रेणी में शामिल किया गया था। और तीसरा है उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
और चौथा है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश बजट 2023 के संदर्भ में राज्य में बेरोजगारी दर जो है वो 4.2% है। तो ये सही सुमेलित है, ये सही है कथन। ओके, स्टार्टअप रैंकिंग 2023 में प्रदेश को बेस्ट परफॉर्म की श्रेणी में शामिल किया गया है। जी नहीं, ये 2023-24 के संदर्भ में नहीं है। ओके, उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। जी बिल्कुल सही है, ये बजट 2023-24 में इसका प्रावधान है। ओके, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, तो ये भी सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें 1, 3, 4 सही है, तो 1, 3, 4, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभियान संबंधित देश, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन, ऑपरेशन कावेरी, सूडान, ऑपरेशन देवशक्ति, यमन और ऑपरेशन दोस्त, तुर्की या सीरिया। ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन में फंसे लोगों को लाने के लिए शुरू किया गया था, तो इस प्रकार जो ये है वो सही सुमेलित है। ओके, ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान से भारतीयों को लाने के लिए किया गया था, तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। ओके, ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए किया गया था, ना कि यमन से, तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में की गई प्रोजेक्ट अलंकार योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, ऑप्शन बी राजकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, ऑप्शन सी ऐतिहासिक महत्व के भवनों का सौंदर्यीकरण और ऑप्शन डी किसानों को नवीनतम तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में प्रारंभ प्रोजेक्ट अलंकार का जो उद्देश्य है वो राजकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी गुजरात। जो कर्नाटक है वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सरदार उधम सिंह, ऑप्शन बी है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ऑप्शन सी है द कश्मीर फाइल्स और ऑप्शन डी है गांगूबाई काठियावाड़ी। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुरस्कार जो है वो सरदार उधम सिंह को दिया गया, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला कथन है यह राज्य पर्यटन नीति 2018 को प्रतिस्थापित करती है। दूसरा कथन है यह लागू होने की तिथि से आगामी 10 वर्ष हेतु प्रभावी होगी। और तीसरा कथन है इसके अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 को अवक्रमित करते हुए उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 प्रस्तुत किया गया है, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत पर्यटन स्थलों के दूरगामी प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए यह पर्यटन नीति लागू होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष हेतु प्रभावी रहेगी, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, यह 5 वर्ष तक लागू रहेगी, ना कि 10 वर्ष तक। ओके, और इसके अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जी ये भी सही है, तीसरा कथन जो सही है। ओके, तो इसमें 1 और 3 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक ब्लू स्काई व्हाइट क्लाउड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है निर्मल घोष, ऑप्शन बी है रशीद किदवई, ऑप्शन सी है अमिता घोष और ऑप्शन डी है इलैया राजा। ब्लू स्काई व्हाइट क्लाउड के लेखक जो है वो निर्मल घोष जी हैं, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 15 जुलाई 2023 को मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस का विषय था? ऑप्शन है भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव, ऑप्शन बी है कौशल विकास और रोजगार, ऑप्शन सी है युवा कौशल की पुनर्कल्पना और ऑप्शन डी है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना।
जो 15 जुलाई 2023 को मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस का विषय जो है वो परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। यह 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा युवाओं हेतु रोजगार और उद्यमता के लिए कौशल के रणनीतिक महत्व को देखते हुए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ओके। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की महिला एकल खिताब विजेता ईगा स्वीटेक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी है चेक गणराज्य, ऑप्शन सी है क्रोएशिया, ऑप्शन डी है साइब्रिया। जो फ्रांच ओपन टूर्नामेंट 2023 की महिला एकल खिताब विजेता ईगा स्वीटेक हैं वो पोलैंड से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह सामूहिक विवाह से संबंधित योजना है। दूसरा, इसके लाभार्थी के लिए उत्तर प्रदेश की स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। तीसरा है, इस योजना का लाभ परिवार की सभी बालिकाओं को प्राप्त होगा। और चौथा है, इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपए की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, और ऑप्शन सी है केवल 3 और 4, और ऑप्शन डी है केवल 1, 3 और 4। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु एक नए अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आरंभ किया गया। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। इसके लाभार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जी बिल्कुल ये सही है। ओके। इस योजना का लाभ परिवार की सभी बालिकाओं को प्राप्त नहीं होगा बल्कि अधिकतम 2 बालिकाओं को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपए की धनराशि दिए जाने की प्रावधान है। तो इस प्रकार जो चौथा है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 4 सही है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन ए छंदोग्योप उपनिषद, ऑप्शन बी है जाबलोप उपनिषद, ऑप्शन सी है बृहद आरण्यक उपनिषद, और ऑप्शन डी है मंडूकोप उपनिषद। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्योप उपनिषद में मिलता है, जिसमें प्रथम 3 आश्रमों के विषय में जानकारी मिलती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है ग्रंथ और सूची 2 में है रचयिता। वृहत कथा, श्वेतबंध, काव्य मीमांसा, मालती माधव, गुणाद्य परवर सेन द्वितीय, भावभूति राजशेखर। वृहत कथा के रचयिता जो है वो गुणाद्य हैं। ओके। तो इस प्रकार जो ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। सेतुबंध के रचयिता जो है वो प्रवर सेन है। ओके। तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। काव्य मीमांसा के रचयिता जो है वो भावभूति है। तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। मालती माधव के रचयिता जो है वो राजशेखर है। ओके। तो डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इस प्रकार 1, 2, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय की विशेषताएं हैं? पहला है, भगवान बुद्ध की स्तुति महापुरुष के रूप में, और दूसरा है निवारण प्राप्त व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य, तीसरा है मुख्य आदर्श आर्हत पद को प्राप्त करना, और चौथा है निवारण प्राप्ति के लिए बौद्ध के प्रति विश्वास एवं भक्ति पर बल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3, और ऑप्शन सी है केवल 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध के दर्शन और सिद्धांतों में विश्वास करने वालों का संप्रदाय हीनयान संप्रदाय कहलाता है। ये किसी भी परिवर्तन के लिए उत्सुक नहीं थे। हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, परंतु महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। हीनयान संप्रदाय स्वयं की निवारण प्राप्ति को व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मानता है, परंतु महायान संप्रदाय इसे स्वार्थ की एक भावना मानता है। हीनयान का आदर्श आर्हत पद को प्राप्त करना है तथा यह भिक्षुक जीवन का हिमांती है। हीनयान संप्रदाय ने निवारण प्राप्ति हेतु अपने स्वयं के प्रयत्नों पर बल दिया, जबकि महायान संप्रदाय ने बौद्ध के प्रति विश्वास और भक्ति पर बल देना आरंभ किया। तो इस प्रकार इसमें जो चौथा कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित नहीं है।
तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन और ऑप्शन डी है शिशुनाग। उदयन उदयन जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी तथा इसे अपनी राजधानी बनाई। यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित थी। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए प्रशासन की छत्र प्रणाली का विकास, ऑप्शन बी है मुद्रा निर्माण की उलुक शैली का प्रारंभ, ऑप्शन सी है नक्षत्र शास्त्र एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञान, ऑप्शन डी है खरोटी लिपि का उपयोग। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन डी है वो यूनानी आक्रमण का प्रभाव नहीं है, या ईरानी आक्रमण के कारण इसका प्रसार प्रसार हुआ था। ओके, तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह पंचायतन शैली से निर्मित है, दूसरा है यह वैष्णव एवं शैव संप्रदाय के समन्वय का प्रतीक है, और तीसरा है मंदिर की छतों पर घुड़सवार फौज की आकृतियां अलंकृत हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। लिंगराज मंदिर को सोमवंशी राजा ययाति केसरी द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 55 मीटर है और इस पर बेहद शानदार नक्काशी की गई है। यह भव्य मंदिर जो है वो देउल शैली या कलिंग शैली में बना है। इसे बनाने के लिए बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। यह पंचायतन शैली से निर्मित नहीं है बल्कि देव शैली या कलिंग शैली से निर्मित है। ओके, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिर में से एक है। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ विष्णु की भी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इस मंदिर के छतों पर घुड़सवार फौज की आकृति अलंकृत की गई है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें 2 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन में आमिर उल बहर निम्नलिखित में से किस विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन ए शाही तोपखाना का प्रधान, ऑप्शन बी है शाही कारखाने का अधीक्षक, ऑप्शन सी है गुप्तचर विभाग का प्रधान और ऑप्शन डी है जल सेना का प्रमुख है। मुगल कालीन प्रशासन में आमिर उल बहर जो है वो जल सेना का प्रमुख होता था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सुहारावर्दी सिलसिले से संबंधित है? पहला है उपवास एवं आत्मदमन का अस्वीकार, दूसरा है आध्यात्मिक जीवन हेतु गरीबी आवश्यक नहीं है, और तीसरा है शाही अनुदान एवं राजकीय संरक्षण स्वीकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। बहाउद्दीन जकरिया भारत में सुहारावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। इस सिलसिले की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार है: उपासना एवं आत्मदमन में विश्वास नहीं, भोजन एवं वस्त्र के विचार से आम जीवन व्यतीत करने के पक्षधर, आध्यात्मिक जीवन के लिए गरीबी आवश्यक नहीं, शाही अनुदान एवं राजकीय संरक्षण स्वीकार, रहस्यवाद के साथ विद्वांत के संयोजन की वकालत आदि शामिल है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक ने तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना की थी? ऑप्शन है देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी है मल्लिकार्जुन, ऑप्शन सी है कृष्ण देवराय और ऑप्शन डी है अच्युत देवराय। कृष्ण देवराय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। उसने तेलुगु में प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना की है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अमुक्तमाल्याद की रचना जो है वो कृष्ण देवराय ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलकालीन चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह इस्लामिक एवं यूरोपीय दृश्य संस्कृति का मिश्रण रूप है, दूसरा है यह शैली सूक्ष्म तकनीकी एवं यथार्थवादी चित्रण पर केंद्रित है, और तीसरा है सशक्त रेखांकन एवं बहुरंगी रंग योजना इसकी प्रमुख विशेषता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। मुगलकालीन चित्रकला शैली अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय व यूरोपियन दृश्य संस्कृति और सौंदर्य के अति परिष्कृत मिश्रण रूप को प्रस्तुत करती है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके,
मूल भारतीय चित्रकला शैली का सपाट परिदृश्य, सशक्त रेखांकन, बहुरंगीय रंग योजना, आकृति व वस्तु के स्पष्ट प्रतिरूपण पर जोर था। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। यह मुगल कालीन चित्रकला के संदर्भ में गलत है, क्योंकि यह भारतीय चित्रकला शैली का विशेषता थी। ओके, जबकि मुगल शैली सूक्ष्म तकनीकी आकृतियों के त्रिआयामी चित्रण से निर्मित यथार्थवादी चित्रण पर केंद्रित थी। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें 1 और 2 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नदी, सहायक नदी। ऑप्शन ए महानदी, शिवनाथन। ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ओरिसन। ऑप्शन सी है पेन्नार, जयमंगली। ऑप्शन डी है किचड़ा, हेमावती। जो हेमावती है वो कावेरी की सहायक नदी है, ना कि कृष्णा की सहायक नदी है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, या सही सुमेलित नहीं है। ओके, कृष्णा की सहायक नदी जो है वो कोयाना, यारला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीम प्रभा, तंदुभद्रा और मूसी इसकी सहायक नदी है कृष्णा की। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून। और ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उत्तर पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में केरेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए है पूर्वी हिमालय। ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी हिमालय। ऑप्शन सी है कश्मीर हिमालय। और ऑप्शन डी है हिमाचल उत्तराखंड हिमालय। केरवा जो है वो रेत, बालू मिट्टी और चिकनी मिट्टी आदि का मिश्रण पाया जाता है इसमें। ओके, और केरवा मिट्टी में केसर, बादाम, अखरोट, खबुनी और सेब इत्यादि का उत्तम खेती की जाती है। और यह जो भू आकृति है वो कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाबर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह शिवालिक के गिरिपाद में सिंधु से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। दूसरा है, इस प्रदेश में अधिकांश नदियां भूमिगत हो जाती हैं। और तीसरा है, इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ऑप्शन बी है केवल 1 और 3। ऑप्शन सी है केवल 2 और 3। और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। भाबर जो है वो शिवालिक के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी में है। ओके, यह शिवालिक गिरिपाद के समानांतर सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैली हुई है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, इस प्रदेश में अधिकांश नदियां भूमिगत हो जाती हैं। जी बिल्कुल, ये भी सही है। भाबर प्रदेश में अधिकांश नदियां भूमि के अंदर से जाती हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन 2 है वो भी सही हो जाएगा। इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। जी नहीं, इस क्षेत्र में गहन कृषि नहीं की जाती। यह क्षेत्र कंकीड़ा या छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं इसमें। ओके, तो इसमें 1 और 2 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित लौह अयस्क खान केंद्रित नहीं है? ऑप्शन है गुरु महिषनी उड़ीसा। ऑप्शन बी है बैलाडीला छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी है मुसाबनी झारखंड। और ऑप्शन डी है कुंद्रेमुख कर्नाटक। झारखंड में स्थित मुसाबनी जो है वो लौह अयस्क खान केंद्र नहीं है। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यह झारखंड में जो स्थित है मुसाबनी, यह लौह अयस्क खान केंद्र नहीं है, और सब खान केंद्र हैं। ओके, लौह अयस्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी उत्पत्ति 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। दूसरा है, इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। तीसरा है, यह चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2। ऑप्शन बी है केवल 1 और 3। ऑप्शन सी है केवल 2 और 3। और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। लैटराइट मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क मौसम के वैकल्पिक रूप में आने के कारण होता है। यह मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, लेटराइट मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय है। ओके, तथा इसमें चाय की खेती होती है।
यह कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी इसमें सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें 1 2 3 तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है झील और सूची 2 में है राज्य। उमियम झील जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। गुरु डोमर जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो दो का सॉरी बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, दीपर बिल झील जो है वो असम राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। पाला झील जो है वो मिजोरम में स्थित है। तो इसका डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल विस्तृत है। दूसरा है, इन वनों के लिए 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तीसरा है, सागवान एवं चंदन इसके प्रमुख वृक्ष हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1 2 और 3। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें पतझड़ या मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। लगभग संपूर्ण भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रमुख वृक्ष जो है वो सागवान एवं चंदन है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 2 और 3 तीनों सही है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन है पारादीप, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है कोची और ऑप्शन डी है मोरमुगाओ। जो पारादीप है वो कृत्रिम बंदरगाह है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। पहला है सिरुमलाई, दूसरा है नागरी, तीसरा है सेवराय और चौथा है पंचाई मलाई। सिरुमलाई, नागरी, सेवराय और पंचाई मलाई पहाड़ियां तमिलनाडु उच्च भूमि का भाग है और इनका उत्तर से दक्षिण क्रम निम्न है। सबसे उत्तर में नागरी की पहाड़ी, फिर सेवराय की पहाड़ी है, फिर उसके बाद पंचाई मलाई की पहाड़ी है, सबसे दक्षिण में सिरुमलाई की पहाड़ी स्थित है। तो इस प्रकार इसमें 2 3 4 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है कालाजार, ऑप्शन सी है काली खांसी और ऑप्शन डी है टिटनेस। जो कालाजार है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट सॉरी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरदृष्टि दोष का कारण है? पहला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना, दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा होना, तीसरा है अभिनेत्र लेंस की क्षमता में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1 2 और 3। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन वह निकट की वस्तुओं को देखने में असफल हो जाता है। इस दृष्टि दोष के कारणों में अभिनेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना तथा अभिनेत्र लेंस की क्षमता घट जाना होता है। तो इस प्रकार इसमें जो अभिनेत्र लेंस की क्षमता है वो घट जाती है, ना कि बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 1 और 2 सही है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है मोनेरा, ऑप्शन सी है प्लांटी और ऑप्शन डी है टेरिडोफाइटा। जीवाणुओं को मोनेरा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को वृद्धिरोधी हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है एब्सिसिक अम्ल और ऑप्शन डी है एथिलीन। एब्सिसिक अम्ल को पादप हार्मोन की वृद्धिरोधी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित है। दूसरा, खुला परिसंचारण तंत्र। तीसरा, मैलपी नलिका द्वारा उत्सर्जन। उपयुक्त विशेषताएं प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन है एनेलिडा, ऑप्शन बी है मोलस्का, ऑप्शन सी है अर्थोपोडा और ऑप्शन डी है कार्डेटा।
आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के जंतु जल, थल एवं वायु में पाए जाते हैं। इसका शरीर खंड युक्त एवं त्रिस्तरीय होता है। इनका शरीर सिर, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। इनका बाह्य कंकाल मोटी काइटिन का बना होता है। इनमें देव गुहा एक रुधिर गुहा होती है। इनकी आहार नाल पूर्ण होती है। इनका पेशी तंत्र विकसित होता है। इनमें खुला रुधिर तंत्र होता है। ये जंतु समाया एक लिंगीय होते हैं। इनकी उत्सर्जन क्रिया मैलपिगी नलिका द्वारा होती है। तो इस प्रकार इसमें जो आर्थ्रोपोडा है उसके संबंध में ये तीनों सही है। ओके, आर्थ्रोपोडा के संबंध में ये तीनों सही है। तो इस प्रकार सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अल्पस्रावन के कारण होता है? ऑप्शन ए वायरोलिज्म, ऑप्शन बी है एक्रोमेगली, ऑप्शन सी है कुशिंग और ऑप्शन डी है मिग्जीडेमा। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी के कारण आटुमानवता रोग उत्पन्न होता है, जिसमें 30 वर्ष का पुरुष बालक की तरह प्रतीत होता है। यौन अवस्था के पश्चात इस हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर में मिग्जीडेमा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है तथा एक लंबे समय तक इस हार्मोन्स की कमी रहने के कारण हाइपोथायराइडिज्म रोग उत्पन्न होता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अल्पस्रावन मिग्जीडेमा के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ऑप्शन बी है इनमें जनन मुख्यतः विखंडन द्वारा होती है, ऑप्शन सी है इनकी कोशिका में माइट्रोकांडिया अनुपस्थिति होती है और ऑप्शन डी है इनमें केवल सपोषी पोषण पाया जाता है। जीवाणु का संपूर्ण शरीर एक कोशिका का बना होता है। इसमें चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी तथा काइटिन की बनी होती है। इनके कोशिका द्रव में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अतद्रव्यीय जालिया का अभाव होता है। इनमें जनन मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है। तो इस प्रकार इसमें कथन जो डी है वो गलत हो जाएगा। यह जीवाणु से संबंधित कथन गलत है इसमें। ओके, यह सही सुमेलित नहीं है। इनमें केवल स्वपोषित पोषक पाए जाते हैं, ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कवक उपयोग, ऑप्शन ए सेक्रोमाइसिस सेरेविसी बेकरी उद्योग, ऑप्शन बी है एस्पाइरिल्स नाइजर साइट्रिक अम्ल उत्पादन, ऑप्शन सी है एग्रिकस पनीर उद्योग, ऑप्शन डी है एस्पार्जिल्स एंटीबायोटिक औषधि विनिर्माण। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ए जो है वो सही हो जाएगा या सही सुमेलित है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है एरेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है कैरियोलॉजी और ऑप्शन डी है एंटोमोलॉजी। तो कीट पतंगों का अध्ययन करने को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता नामक रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन बी2, ऑप्शन बी है विटामिन बी6, ऑप्शन सी है विटामिन बी9 और ऑप्शन बी विटामिन बी12। विटामिन बी12 की कमी से रक्त अल्पता नामक रोग होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम जो है वो साइनोकोबाइलमिन है। ओके, इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। यह विटामिन रक्त के उत्पादन में सहायक होता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रक्त अल्पता नामक रोग विटामिन बी12 की कमी से होता है। ओके, जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील है। ओके, और सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो ए डी ई और के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था? ऑप्शन है स्वदेश, ऑप्शन बी है देशभक्त, ऑप्शन सी है बनारस अखबार और ऑप्शन डी है सुधाकर। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था। इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित करवाया था। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है, ऑप्शन बी है प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति थारू है, ऑप्शन सी है प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति परिषद वाला जिला मुजफ्फरनगर है और ऑप्शन डी है प्रदेश की अनुसूचित जनजाति में लिंग अनुपात 951 है।
2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या जो है वो 11,34,273 है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 0.6% है। राज्य के प्राय सभी जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, यह सही सुमेलित है। ओके, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो थारू जनजाति है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी सही है। ओके, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य में क्रमशः 5 जिले हैं: बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। ये न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो कथन सी है वो गलत हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति परिषद वाला जिला जो है वो बागपत है, ना कि मुजफ्फरनगर है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनपद, मेला। ऑप्शन ए कासगंज, सोरो मेला। ऑप्शन बी फरुखाबाद, रामनगरी मेला। ऑप्शन सी आगरा, कैलाश मेला। और ऑप्शन डी है लखीमपुर खीरी ढाई घाट मेला। रामनगरी मेला जो है वो फरुखाबाद में होता है, तो बी सही सुमेलित है इसमें। ओके, ढाई घाट मेला जो है वो शाहजहांपुर में लगता है, ना कि लखीमपुर खीरी में। तो इस प्रकार इसमें डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और सभी जो है वो सही सुमेलित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद है? ऑप्शन है मिर्जापुर, ऑप्शन बी है चंदौली, ऑप्शन सी है चित्रकूट और ऑप्शन डी है पीलीभीत। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले जो हैं वो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत हैं। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो मिर्जापुर है। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने हेतु निम्नलिखित में से किस पोर्टल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लोकवाणी, ऑप्शन बी है कोषवाणी, ऑप्शन सी है दर्पण और ऑप्शन डी है ब्यास। उत्तर प्रदेश राज्य में वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कोषवाणी पोर्टल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है मैदाहा बांध परियोजना, ऑप्शन बी है बरगी बांध परियोजना, ऑप्शन सी है कन्हार सिंचाई परियोजना और ऑप्शन डी है कचनौदा बांध परियोजना। जो बारगी सिंचाई परियोजना है वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द सॉरी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, बरागी बांध परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। पहला है कन्या सुमंगला योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना और चौथा है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। जो कन्या सुमंगला योजना है उसे 1 अप्रैल 2019 को शुरू किया गया था। ओके, इसकी घोषणा 1 अप्रैल 2019 को की गई थी कन्या सुमंगला योजना की। ओके, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1 मार्च 2020 को शुरू हुई थी। ओके, दीनदयाल पंडित उपाध्याय समृद्धि योजना का शुभारंभ जो हुआ था वो 2017 में हुआ था। ओके, और मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुरुआत जो है वो 9 जनवरी 2018 को 9 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार इसमें सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद कन्या सुमंगला योजना की, फिर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की। तो इस प्रकार 3-4-1-2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3-4-1-2, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इखलास खान का रोजा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है संभल, ऑप्शन सी है मुरादाबाद और ऑप्शन डी है बदायूं। इखलास खान का रोजा जो है वो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जनपदों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है?
ऑप्शन ए हरदोई सीतापुर प्रयागराज बाराबंकी, ऑप्शन बी है सीतापुर हरदोई प्रयागराज बाराबंकी, ऑप्शन सी है सीतापुर प्रयागराज हरदोई बाराबंकी और ऑप्शन डी है हरदोई सीतापुर बाराबंकी प्रयागराज। हरदोई जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 5,989 है। ओके, सीतापुर जिले का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 5,743 है, 5,743 है सीतापुर का। और प्रयागराज का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 5,482 है, 5,482 ये प्रयागराज का है। और बाराबंकी का जो क्षेत्रफल है वो 3,891 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ओके, तो इस प्रकार सबसे ज्यादा जो है वो हरदोई का है, फिर उसके बाद सीतापुर का है, फिर प्रयागराज का है, फिर बाराबंकी का है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में उत्पाद और सूची 2 में जनपद। बेत की छड़ियां, ऊनी वस्त्र, पीतल की मूर्ति, चीनी। मथुरा, कानपुर, मेरठ, बरेली। बेत की छड़ी का उत्पादन जो है वो बरेली में होता है, तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, ऊनी वस्त्र जो है वो कानपुर में उत्पादित होता है, तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, पीतल की मूर्ति जो है वो मथुरा में उत्पादित होती है, तो सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और चीनी का उत्पादन जो है वो मेरठ राज्य में होता है, तो इस प्रकार डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4, 2, 1, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है। ऑप्शन ए पेरियर एगोस्टिनी, ऑप्शन बी है फ्रैंक क्रॉस और ऑप्शन सी है एनी एल हुइलियर और ऑप्शन डी है कैटलिन कारिको। जो कैटरीन कारिको हैं उन्हें वर्ष 2023 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में रिपोर्ट और सूची 2 में संगठन। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट, ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट और वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। यूनेस्को, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, यूएन हैबिटेट। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट जो है वो यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जो है वो यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जो है वो यूएन हैबिटेट द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3, 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किससे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ऑप्शन बी है हालो लियांग्स जू और ऑप्शन सी है पी वासुदेवन और ऑप्शन डी है शेख तलहल फहद अल सबाह। जो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस है उन्हें विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है 22 जुलाई, ऑप्शन बी है 7 अगस्त, ऑप्शन सी है 17 अगस्त और ऑप्शन डी 23 अगस्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चंद्रमा पर चंद्रयान-3 मिशन को ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। युद्ध अभ्यास संबंधित देश, हैंड इन हैंड भारत चीन, कोप इंडिया भारत रूस, समुद्री शक्ति भारत इंडोनेशिया और एक्वेरिन भारत मालदीव। जो कोप इंडिया है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास है, तो इस प्रकार इसमें जो बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोप इंडिया जो है वो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, इसका गठन वाशिंगटन संधि के अंतर्गत किया गया है और दूसरा, किसी भी यूरोपीय देश द्वारा इसकी सदस्यता प्राप्त की जा सकती है और तीसरा है उत्तरी मैसेडोनिया को इसके 31वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की नींव आधिकारिक तौर पर 4 अप्रैल 1949 में 1949
1949 में 1949 को अमेरिकी, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ अपनी सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ रखी गई थी। ओके, जिसे आमतौर पर वाशिंगटन संधि के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नाटो की सदस्यता किसी भी अन्य यूरोपीय राज्य के लिए खुला है जो इस संधि के सिद्धांत को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने की स्थिति में है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, इसके 30वें सदस्य के रूप में उत्तरी मैसेडोनिया को वर्ष 2020 में मान्यता प्रदान की गई है तथा हाल ही में फिनलैंड को इसके 31वें सदस्य की दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। मैसेडोनिया जो है वो इसका 30वां सदस्य है, ना कि 31वां। 31वां सदस्य जो है वो फिनलैंड है। तो इसमें एक और दो सही है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई नया सवेरा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बाल श्रम उन्मूलन, ऑप्शन बी युवाओं का कौशल विकास, ऑप्शन सी है स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता और ऑप्शन डी है मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया नया सवेरा योजना जो है वो बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है। दूसरा है इसके शीर्ष 50 शहरों में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2023 द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया गया है, जिसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने वर्ष 2023 में रहने योग्य उत्तम शहर की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी नहीं किया बल्कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा इसे जारी किया गया है। ओके, और इस सूचकांक में नई दिल्ली तथा मुंबई को संयुक्त रूप से 141वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि अहमदाबाद एवं बेंगलुरु क्रमशः 147वें और 148वें स्थान पर हैं। इस सूचकांक में अंतिम पायदान पर दमिश्क का स्थान है तथा इस सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में भारत का कोई स्थान नहीं शामिल है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर सिटी अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। दूसरा है यह नदी तट पर स्थित शहरों को आपस में जोड़ने के दृष्टिकोण पर आधारित है। और तीसरा है इसके सदस्य केवल भारतीय शहर हो सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है केवल एक और तीन। 25 नवंबर 2021 को सारी नदियों के अस्थायी प्रबंधन पर विचार करने और जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए भारत में नदी शहर के लिए एक समर्पित मंच रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया गया। दुनिया में अपनी तरह का यह पहला गठबंधन है जो दो मंत्रालयों जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामले के मंत्रालय की सफल साझेदारी का प्रतीक है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, यह गठबंधन नदी तट पर स्थित शहरों को जोड़ने के दृष्टिकोण पर आधारित है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इसके सदस्य केवल भारतीय नहीं बल्कि अन्य भारतीय देश भी हो सकते हैं इसमें। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल दो सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित की जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है पेरियार। मेकेदातु बांध परियोजना को बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में रामानगरम जिले में कावेरी नदी पर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। ओके, जहां यह नदी तमिलनाडु में प्रवेश करती है। यह परियोजना वर्षों से विवादास्पद रही। 6000 करोड़ रुपए की इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु को पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। मेकेदातु परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस सीरीज से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ओके।